सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। इनाम गनी इन और शुएब दस्तगीर आउट। इनाम गनी को आईजी पंजाब जबकि शुएब दस्तगीर को सेक्रेटरी एंटी नारकोटिक्स डिवीजन लगा दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी में हुई तब्दीलियों पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा इस हवाले से। हाँ देखिए, वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर जो आला सतह की ब्यूरोक्रेसी है उसमें तकर्रुर और तबादले किए हैं। आज जो गुज़श्ता कई रोज़ से आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की तबादले का जो मामला चल रहा था, उनका जो तनाज़ा चल रहा था CCPO लाहौर, उसके साथ उसका ड्रॉप सीन हुआ है और गैर मामूली तौर पर एक सीनियर अफसर को एक जूनियर अफसर के साथ तनाज़े की सूरत में ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है, ओहदे से हटा दिया गया है। जो आईजी पंजाब थे शुएब दस्तगीर, उनको ओहदे से हटाकर उनकी जगह जो DIG जनूबी पंजाब थे इनाम गनी, उनको आईजी पंजाब जो है वो तैनात कर दिया गया है। जबकि जो शुएब दस्तगीर हैं उनको सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न तैनात किया गया है और सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न AD ख्वाजा को मेंबर वफाकी मोतसिब कराची जो है वो तैनात किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इन तमाम जो तकर्रुर तबादले हैं इनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस मामले से जुड़ा एक और मामला भी है। इनाम गनी की जो आईजी पंजाब के तौर पर तैनाती हुई है, इसमें जो एडिशनल आईजी फाइनेंस थे पंजाब पुलिस के तारिक यासीन, उन्होंने जो है वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करवाने के लिए मरासला तहरीर कर दिया है। उनका ये कहना है कि इनाम गनी उनसे जूनियर है, लिहाजा उनके मातहत काम करना उनके लिए महाल है, लिहाजा उनका तबादला किया जाए। ये तमाम जो तकर्रुर तबादले हैं, इस हवाले से मैं आपको बताना चलूँ कि गुज़श्ता कई रोज़ से वफाकी हुकूमत में सलाह मशवरे जारी थे। CCPO लाहौर की जो तैनाती है, इसका शुएब दस्तगीर को रंज था कि उनसे मशवरा नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म की मशावरत से जो नए CCPO लगे थे उनको हटाया नहीं गया और जो आईजी पंजाब है उनका तबादला करके शुएब दस्तगीर को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न लगाया गया है। जी बाबर शहजाद, ये बताइएगा कि तारिक मसूद की जानिब से जो मरासला लिखा गया है, उन्होंने जूनियर के नीचे काम करने से इनकार किया है। क्या इस पर अब कोई सलाह मशवरा किया जा रहा है? इस हवाले से क्या मुतवक्के है? कुछ इत्तलात हैं? हाँ देखिए, जो आईजी पंजाब का मामला था, ये चूँकि एक आला सतह का मामला था और उससे कई दीगर मामलात भी जुड़े हुए थे, लिहाजा इसका वफाकी सतह पर जो है सलाह मशवरा किया गया। लेकिन तारिक यासीन का मामला जो है ये इतना अहमियत का हामिल नहीं है, लिहाजा इसको जो मामूल की कार्रवाई है उसी के मुताबिक देखा जाएगा। और वैसे भी जो फोर्सेस हैं उनके अंदर ये आम बात है कि अगर कोई जूनियर सीनियर से की पोजीशन में आ जाए और जो सीनियर्स हैं वो ख़ुद ब खुद जो है वो सरेंडर कर जाते हैं और अपना तबादला करवा लेते हैं या फिर अपने आप को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करवा लेते हैं। जी ठीक है। इनाम गनी साहब को अब तैनात किया गया है। इससे पहले जो है वो दस्तगीर साहब थे, शुएब दस्तगीर साहब। इस हवाले से मजीद भी आपसे बात करेंगे। कैसर खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। कैसर खोखर, ये बताइएगा कि अभी क्या मामलात चल रहे हैं, चूँकि अभी एक और इख्तलाफ भी सामने आ गया है तारिक मसूद साहब के हवाले से, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है, तो अभी ओवरऑल क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस हवाले से मेरी एडिशनल आईजी अजहर जो इनाम गनी से सीनियर है उनसे बात हुई, इस हवाले से मैं कल फैसला करूंगा और कल कैप्टन टैग जफर इकबाल, तारिक मसूद यासीन और अजहर खोखर जो है, ये तीनों एडिशनल आईजी हैं, ये कल फैसला करेंगे, बताएंगे कल तक सूरत सामने आएगी कि क्या मौजूदा आईजी के मुताबिक ये काम करते हैं या नहीं। जी ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। कैसर खोखर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ मौजूद थे और बाबर शहजाद तुर्क इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। तो आईजी की तब्दीली से पंजाब पुलिस में हलचल मच गई है। एडिशनल आईजी फाइनेंस एंड वेलफेयर तारिक मसूद ने इनाम गनी के नीचे काम करने से इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि वो चूँकि इनाम गनी से सीनियर हैं, लिहाजा उनके नीचे काम नहीं कर सकते हैं और इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भरा एक मरासला भी उन्होंने तहरीर किया है। आईजी की तब्दीली से पंजाब पुलिस में अब हलचल मच गई है। एडिशनल आईजी फाइनेंस एंड वेलफेयर तारिक मसूद ने इनाम गनी के नीचे काम करने से इनकार कर दिया है। उनके खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका इजहार भी उन्होंने किया है। वाज़ेह रहे कि शुएब दस्तगीर ने काम करने से माज़रत का इजहार किया था, तो उसके बाद इनाम गनी को नया आईजी तैनात किया गया है। अली साई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अली साई, बताइएगा, अब ये जो मामला सामने आया है तारिक मसूद का, इस हवाले से क्या कोई हल मुतवक्के है? इत्तलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इससे पहले भी कई अफसरान की ऐसी तैनातियाँ होती हैं जिनसे दीगर अफसरान सीनियर होते हैं, लेकिन वो अफसरान खामोशी से काम करते रहते हैं।
लेकिन अब एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस तारक मसूद यासीन की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर डीआईजी हेडक्वार्टर खुर्रम अली शाह को आगाह कर दिया गया है कि वो नए तैनात होने वाले आईजी पंजाब इनाम गनी के मतहत काम नहीं करेंगे। चूँकि वो उनसे सीनियर हैं तो इसलिए ये उनकी पोस्ट का, ये उनके जो रैंक का तकाजा है कि वो अपने जूनियर के नीचे काम नहीं करें। तो इसी हवाले से उनकी जानब से डीआईजी हेडक्वार्टर को आगाह किया गया है कि वो कल से दफ्तर में नहीं आएंगे। इसका बाकायदा वो लेटर भी कल सुबह तक भिजवा देंगे, लेकिन मौजूदा आईजी पंजाब की मौजूदगी में वो पंजाब में काम नहीं जारी रखेंगे। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 जनवरी को साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की खूब तारीफें की थीं। उन्होंने तकरीब में क्या कहा था, आप भी सुने। आईजी शुएब दस्तगीर, मैं आपको मुबारक देता हूँ। मैंने देखा कि आपने बड़े बड़े ये जो डाकू थे और ये जो कातिल थे इनको पकड़ना शुरू किया। हर पंजाब के हर ज़िले के अंदर हमें पता है कि ये माफिया बैठा होता है छोटा सा, जो रस्सागीर होते हैं, जो कि लोगों को डरा के धमका के पैसे इकट्ठे करते हैं। और हम जहाँ तक मुझे पता है पिछले 30 साल में तो वो जो रस्सागीर और ये जो डाकू और ये जो खौफनाक गुंडे बैठे होते थे हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे कई सियासी लोग उनसे दोस्तियां कर लेते थे, उनके जरिए वोट भी लेते थे। तो मैं आपसे आईजी साहब ये एक्सपेक्ट करता हूं कि 2-3 महीने के बाद ये कोई भी बड़ा डाकू और ये माफिया और ये कातिल ये कोई नजर ना आए किसी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी तक मैं आपको दाद देता हूं कि 1 महीने के अंदर आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, बहुत अच्छे। क्योंकि मैंने देख रहा हूं खौफनाक किस्म के 15-20 साल जो कत्ल कर रहे थे लोगों को, वो आपने पकड़ के जेलों में डाले। बड़ा अच्छा शुरू आपने बहुत अच्छा किया। इस्लामाबाद से एससीसीपी के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल के अगवा पर अहले खाना वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। अहले खाना ने पुलिस तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म से साजिद गोंदल को रिहा कराने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद से एससीसीपी के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गुंदल को अगवा किए गए 5 रोज गुजर गए, लेकिन अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। साजिद गुंदल के अहले खाना की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म से अपील की कि साजिद गुंदल को बाजियाब कराया जाए। अगर उन पे कोई केस बनता है आप उन्हें कोर्ट में लेकर आए, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक आम शहरी हैं, वो यहाँ के मुजरिम नहीं है। उनका आप 18 साल कैरियर की आप जो है छानबीन कर सकते हैं, आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं। साजिद गुंदल की वालदा और वालिद ने वज़ीर आज़म आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि बताया जाए कि साजिद गुंदल को क्यों उठाया गया। हमें दूसरे मुल्क ये ताने नहीं देंगे कि मुल्क से आदमी गायब हुआ है, किसी को पता नहीं है। पाकिस्तान की इज्जत रखें कि इज्जत में है कि हमारा शहरी कहाँ है। मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मुझे वापस आना चाहिए, भाइयों का भाई वापस आना चाहिए, भाइयों का भाई वापस आना चाहिए। मेरे बेटे ने कोई जुल्म नहीं किया। साजिद गुंदल के वालिदैन ने कहा कि बताया जाए कि उनके बेटे का क्या कसूर है। वज़ीर आज़म का फर्ज है कि वो पता करे कि उनका शहरी कहाँ गया। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर वज़ीर इत्तलाअ शिबली फराज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने अपनी सालाना रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें कि बुनियादी तौर पे जो भी काम किए गए हैं, जो भी इस्लाहात की गई हैं पावर सेक्टर में, उसकी तफसीलात दी उस रिपोर्ट में। और साथ ही में जो ऐसे प्लांट्स जो कि इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं उनकी बंदिश के भी अप्रूवल दी, क्योंकि तकरीबन 1479 मेगावाट के प्लांट्स हैं उनको फौरी तौर पे बंद किया जा रहा है, जबकि जो 1460 मेगावाट के प्लांट जिनकी कारकर्दगी ख़राब है सितंबर के 2022 तक उनको बंद किया जाएगा। उसकी तादाद कोई इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये टोटल मेगावाट जो हैं तो ये 4-5 ही हैं। अच्छा, एक और एजेंडा जो कि मेरा ख्याल है कि जो इस्लामाबाद के मकीनों के लिए अहम होगा वो ये था कि 19 मई 2004 में जो ज़ोन 3, 2 और 4 थे उनके जो बिजली और गैस
کے کنیکشن تھے وہ انہوں نے بند کر دیے تھے، کیونکہ مختلف وجوہات کی وجہ سے جو اپرووڈ سوسائٹیز نہیں تھیں یا جو اپرووڈ کنسٹرکشنز نہیں تھیں، تو ان پہ گیس کنیکشن کی پابندی جو ہے تو وہ ابھی تک عائد ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے کمشنر اسلام آباد اور جو اور آئی ایس کو کے لوگ ہیں ان سے ایک کمیٹی بنائی ہے منسٹر صاحب کی سربراہی میں کہ وہ ان اقدامات کو کیا اقدامات ہم لیں جس سے کہ اس میں کچھ قانونی وہ ہیں آبسٹرکشنز بھی ہیں، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی، ایک کمیٹی سی بنائی ہے جس میں کہ ان لوگوں کے لیے یہ پوری کوشش ہوگی کہ ان کو گیس۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اندرون سندھ کے دورے پر ہیں اور میرپور خاص کے علاقے نوکوٹ پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے لگائے گئے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے نوکوٹ قلعہ پر متاثرین اور پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر آبپاشی ساتھ آئے ہیں تاکہ آپ کے مسائل فوری حل کیے جائیں۔ کہتے ہیں عوام نے ساتھ دیا تو موجودہ حکومت کو گھر بھیج دیں گے، انشاءاللہ جلد وفاقی حکومت بنائیں گے۔ ملک میں کہیں بھی قدرتی آفت آتی ہے وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کو اپیل کرتے ہیں کہ وفاق سے سندھ کے لیے پیسے جاری کرائیں تاکہ سیلاب متاثرین کی مدد کر سکیں۔ ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو ہدایت کیا ہے کہ جو بھی آپ کی بس کی بات ہے آپ نے انتظام کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے جتنا بندوبست کر سکے ٹینٹس کا بندوبست کیا ہے، مزید ضرورت ہے۔ ہم نے پارٹی کو بھی کہا ہے، وفاق سے اپیل کیا ہے، فوج سے اپیل کیا ہے، NDMA سے اپیل کیا ہے کہ یہ ہمارے عوام کی ضرورت ہے اس مشکل وقت میں۔ تو ایک دو ہفتے ہوئے ہیں آج تک میں نے NDMA یہاں نہیں دیکھا ہے۔ پورا ملک کا NDMA کو کراچی کے 3 نالوں پر ذمہ داری دیا ہے، ان کو کراچی کے 3 نالوں کے ساتھ ساتھ میرا میرپور خاص کو بھی اپنانا پڑے گا، میرے میرپور خاص کے عوام کو۔ دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث روہڑی کے علاقے گول علی وان کے قریب پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ اہل علاقہ عارضی کشتی بنا کر نقل و حرکت کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے بتائیں گے بیورو چیف امداد بستار۔ جی امداد۔ جی بالکل، دریائے سندھ میں گڈو کے مقام پر اونچے درجے اور سکھر کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب اس وقت بھی برقرار ہے اور پانی مسلسل اس میں بہاؤ میں جو ہے وہ دباؤ ہے۔ اس وقت روڑی کے علاقے گول علی وان کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے ساتھ ساتھ پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنے نقل و حرکت کے لیے عارضی کشتی بنا کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مال مویشی اور لوگ جو ہیں وہ محدود ہو کر رہ گئے ہیں، بچے، خواتین، مرد جو ہیں یہ تمام تر لوگ مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر سال جب بھی پانی جو ہے اس کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے تو انہی علاقوں میں لوگ جو ہے خاصا پریشانی کا سامنا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ پانی کی اس علاقے میں داخل ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جو سیفٹی وال بنائی گئی تھی اس دریا کے کنارے پر، دونوں اطراف معمولی جگہ چھوڑنے کے نتیجے میں پانی جو ہے وہاں سے برطانیہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 8 لاکھ پاؤنڈ امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان جنوبی ایشیا کے لیے برطانوی وزیر مملکت لارڈ طارق احمد نے وزارت خارجہ دورے کے دوران کیا۔ برطانیہ پاکستان میں 55,000 سے زائد سیلاب متاثرین کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کو صاف پانی، صفائی ستھرائی اور رہائش فراہم کی جا رہی ہے۔ برطانیہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 8 لاکھ پاؤنڈز امداد کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان جنوبی ایشیا کے لیے برطانوی وزیر مملکت لارڈ طارق احمد نے وزارت خارجہ کے دورے کے دوران کیا۔ کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ سیاسی جماعتوں کی زبان پر 2 سال بعد آ گئی ہے۔ 2 سال قبل 24 نیوز نے ورلڈ بینک کی رپورٹ نشر کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق کراچی کو میگا سٹی بنانے کے لیے 10 سال میں 10 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، اپڈیٹ کیجیے گا اس معاملے پر۔ جی دیکھیں، پیپلز پارٹی ہو، PTI ہو یا MQM ہو، تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس بارے میں بات کر رہی ہیں کہ کراچی شہر کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے جو ہے وہ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ شائع کی گئی تھی 2 سال قبل، اس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کو
ट्रांसफॉर्म करने के लिए 10 सालों में 10 अरब डॉलर की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने अपने नाजरीन को आज से 2 साल कबल जो है वो उसकी डिटेल्स दी थी, बताया था कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक चाहता है कि कराची शहर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सके। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हवाले से तो उसमें ये लिखा गया है कि किस तरीके से कराची शहर को एक लिवेबल सिटी जो है वो बनाया जा सकता है। उसकी बाकायदा तौर पे पूरी स्ट्रैटेजी और उसकी प्लानिंग वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट के अंदर शाया की थी। उसमें अगर हम बात करें तो कराची के सेवरेज के निज़ाम के हवाले से बात की गई थी। कराची के में जो कचरा है, कचरे से किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, उस हवाले से जो है वो बात की गई। उसके अलावा ये भी कहा गया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कि इंतज़ामी इदारों के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन का फुकदान दिखाई देता है, जिसकी वजह से कराची शहर में इंतज़ामी इदारों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ पहलू रहे इस रिपोर्ट के हवाले से, काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है। 131 पेज के ऊपर ये रिपोर्ट जो है वो मुश्तमिल थी। इसके अंदर कराची शहर की इकोनॉमी के हवाले से बात है, फाइनेंस के हवाले से। और 2 साल के बाद आज सियासी जमातें इस पर बात कर रही हैं। बहुत शुक्रिया हसन अपडेट करने के लिए। 1965 की जंग में दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले शहीद मोहम्मद हसन खान के बेटे को अपने वालिद की शहादत पर फख्र है। इस हवाले से बताएंगे हबीब खान। जी हबीब। अच्छा बिल्कुल, सितंबर का महीना पाकिस्तानी कौम के लिए जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होता है। आज भी हम ऐसे ही एक शहीद मोहम्मद हसन खान के घर पर मौजूद हैं और उनके साहिबजादे मोहम्मद उस्मान खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे वालिद साहब जो हैं वो 24 कैवलरी आर्मर्ड कोर टैग कौन के रिजमेंट में थे और उन्होंने खैमकर सेक्टर पे वो शहादत पाई। उन्होंने गन्ने के खेत से उनके ऊपर मार्टर बम आया और वो टैंक से बाहर निकले हुए दूरबीन से अपने सारे के सारे इलाके को चेक कर रहे थे तो शहादत पाए। जो उनके शहीद हैं उनकी कुर्बानी उनके लिए बायसे फ़ख्र है और इस मुल्क के लिए न सिर्फ इस मुल्क। शुक्रिया आपका।